तो आज है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, के बी, जिसे हम के बी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या कह रखा है, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट का घोला जाता है तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि होती है, यानी कि वो जितना बढ़ता है, ठीक है, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सोल्यूट का 1 मोल घोलने पे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितनी बढ़ोतरी होती है, जितना वो बढ़ता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। जितना वो इंक्रीज हो जाता है ना सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, उसी चीज़ को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दोबारा से देख लेते हैं, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट इज डिजोल्व्ड, जब सोल्यूट का 1 मोल घोला गया है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी। तो इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता था कि डेल्टा टी बी क्या है। अभी हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी के बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि के बी इंटू में स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी के, ठीक है, ये मोलैलिटी इंटू में मोलैलिटी होता है, ये इसके इक्वल होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है भाई, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट और इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, किलोग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी इसमें किलोग्राम में होता है। अब किलोग्राम में अगर नहीं है, अगर ग्राम में है ना, तो 1000 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर ये जो हमने इतना फॉर्मूला रखा, ये हमने किसका रखा, मोलैलिटी का रखा है इतना, और 1000 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए कर रखी क्योंकि वो किस में ले रखा, हमने ग्राम में ले रखा। ठीक है, ये सिर्फ हमने मोलैलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला रखा है और कुछ नहीं किया। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसे बोलते हैं वो मैंने बता दिया, और सिर्फ यहाँ पे मोलैलिटी का हमने क्या रखा है, फॉर्मूला रखा है। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए की है क्योंकि वो ग्राम में ले रखा हमने। और W2 और M2 और W1 1 2 ये जो लगा हुआ है ना, 1 तो होता है सॉल्वेंट के लिए यूज़ और 2 होता है किसके लिए यूज़, सोल्यूट के लिए यूज़। और पीछे मैंने A और B भी यूज़ कर रखा। A मैंने यूज़ कर रखा सॉल्वेंट के लिए, B मैंने यूज़ कर रखा सोल्यूट के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने सोल्यूट के लिए 2 यूज़ कर रखा और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ कर रखा। सॉल्वेंट को हमेशा पहले नंबर पर रखना, चाहे वो A मानो चाहे उसे 1 मान लो, उसे पहले नंबर पर मान रखा है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो W2 है यहाँ पे, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, और M2 है, ये मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और 1000 से मल्टीप्लाई ग्राम के लिए की गई। अब मुझे यहाँ पे M2 निकालना, यानी कि M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना। तो M2 को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना आगे। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो लास्ट है हमारी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। जैसे कि वो टेम्परेचर जिसमें पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ़ में, तो उस टेम्परेचर को हम उस पानी का क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये ऐसी डेफिनेशन तो चलने नहीं, हम डेफिनेशन में ऐसा कहेंगे कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये फ्रीजिंग पॉइंट है। उसके बाद हमारा ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू है।
ठीक है, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमने इसमें क्या कहा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, कि किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है एट विच, जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स हो जाता है इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है भाई, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहां से। तो इसमें क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। अब इसे कैसे समझते हैं, जैसे तुम कोई बर्फ जमा रहे, भाई कुल्फी जमा रहे, या मतलब पानी को जमा रहे तुम, तो पानी को मान के चल रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। तो अगर तुमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया और फिर उसे 0 डिग्री पे जमाने की कोशिश कर रहे, तो वो जमेगा नहीं। ठीक है, वो बर्फ में बदलेगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस में वो बर्फ में बदलने का नहीं। क्यों नहीं बदलने का, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मान लो तुमने पहले खाली पानी ले रखा है, H2O ले रखा, और इस H2O को तुमने किस में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, और ये 0 डिग्री सेल्सियस में किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। और इस बार तुमने इसमें ऐड कर दिया नमक, NaCl ऐड कर दिया, दबा के भर दिया, और तो अब इसे तुम जमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस से छोटा क्या होगा, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, और -4 डिग्री, -5 डिग्री, -6 डिग्री, ऐसे ही ये चलते चलते किस पे जमेगा, मान ले रहे हैं ऐसा कि -10 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा इस बार जाके। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ या नहीं हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। वो फिर उतने टेम्परेचर पे नहीं जमता जितने पे वो पहले जम रहा था, उससे कम पे जमेगा, उससे भी कम में जाके जमेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई, कमी आ गई। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए उसके अंदर। अब तुम अगर खाली पानी को जमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो तो जल्दी जम जाएगा। लेकिन अगर तुम कुल्फी जमाने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर तुम बादाम डाल रहे, पिस्ता वगैरह ये सब चीज़ें डाल रहे, और उसे उसी टेम्परेचर पे जमाने की कोशिश कर रहे, तो वो जमनेगा नहीं। टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और वो टेम्परेचर जिस पे हम किसी चीज़ को जमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सॉलिड में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे फ्रीजिंग पॉइंट ही तो बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ें क्या है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने के इस फिनोमिनन को ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। When a non volatile solute is dissolved in a pure solvent, कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक प्योर सोल्वेंट में घोलते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, तो सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि हमें पता है सोल्यूट के और सोल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन तो बनना ही बनना, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, जिसकी वजह से सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब वो उतने पे नहीं जमने का जितने पे वो जम सकता था, अब उससे भी वो नीचे जाके जमेगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, दिस फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज होने की फिनोमिनन है, जो घटना है ऑफ द सोलवेंट, सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में ये जो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। हम मान ले रहे लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी एफ नॉट। हमने मान लिया कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टी एफ नॉट है। अब ये एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, टी मतलब टेम्परेचर, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो एक टेम्परेचर ही तो है, वो भले ही माइनस में हो पर है तो वो एक टेम्परेचर ही ना। तो प्योर सॉल्वेंट का हमने फ्रीजिंग पॉइंट मान लिया टी एफ नॉट, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया टी एफ। दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट कब ज़्यादा था, फ्रीजिंग पॉइंट तब ज़्यादा था जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड नहीं किया था। तो यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये हमने कह दिया कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इनके बीच में जो इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन के और सॉल्वेंट के, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ही तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डेल्टा टी एफ, डेल्टा मतलब चेंज इन, टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज हुआ, तो हम ज़्यादा में से कम घटाते हैं। तो ज़्यादा किसका था, सॉल्वेंट का, कम किसका है, सॉल्यूशन का, हमने घटा दिया। और इसमें भी एक चीज़ और है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के एफ। एम का मतलब तो मोलैलिटी है और के एफ का मतलब क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो मोलैलिटी है इसका हमने फॉर्मूला रख दिया, वही सेम फॉर्मूला जैसे मैंने वहाँ पे पीछे रखा था, वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा है, और 1000 से मल्टीप्लाई किए हमने इसलिए क्योंकि ये किस में है, ग्राम में है। अगर ये ग्राम में हुआ तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इतना जो फॉर्मूला रखा है इधर से इधर, ये किसका है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि W2 क्या है यहाँ पे, सोल्यूट का वेट है, M2 क्या है यहाँ पे, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट है, W1 क्या है यहाँ पे, सोलवेंट का वेट है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ से M2 निकालना है, M2 मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो इस M2 को इधर भेज देंगे, डेल्टा TF को इधर ले आएंगे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये भी बहुत यूज़ होगा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में। बस ये था इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर ख़त्म। ठीक है भाई।